कैसे आइडिया लगाया मैंने? ऑप्शन के हिसाब से, एज पर दी ऑप्शंस विच आर गिवन टू यू। तो टोटल डिमांड तो कितनी होती है हमारी? ये तो हमारी डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, दिस इज अवर डोमेस्टिक वाटर डिमांड। टोटल वाटर डिमांड तो हमारी वेरी करती है 250 से लेके 350 लीटर पर कैपिटा पर डे, नॉर्मली टेकन टू बी 335 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो वो तो हमारी टोटल डिमांड होती है। पर सवाल में जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो किसके हिसाब से दे रखे हैं? सवाल में जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो डोमेस्टिक डिमांड के दे रखे हैं। अभी जो कोर्स चल रहा है एनवायरमेंट का, जो लोग वो कोर्स को लगा रहे हैं, उसमें तो मैंने आपको डोमेस्टिक डिमांड के कंपोनेंट्स भी बता रखे हैं। उसमें तो मैंने आपको डोमेस्टिक डिमांड के अलग अलग कंपोनेंट भी बता रखे हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर पानी चाहिए, कुकिंग के लिए 5 लीटर पानी चाहिए, नहाने के लिए 55 लीटर पानी चाहिए, कपड़े धोने हैं 20 लीटर पानी चाहिए, बर्तन धोने हैं 10 लीटर पानी चाहिए, घर की सफाई के लिए 10 लीटर पानी चाहिए, फ्लशिंग करनी है इसके लिए 30 लीटर पानी चाहिए। तो जब टोटल को जोड़ दोगे कितना आ जाता है? 135 लीटर पानी आ जाता है। व्हेन यू ऐड ऑल यू विल गेट 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो ये सारे कंपोनेंट्स भी आपको पता होने चाहिए, हाँ, लो इनकम ग्रुप के लिए। तो जब 135 लीटर्स लोगे इसका मतलब लो इनकम ग्रुप है। हॉस्पिटल इसमें नहीं आते बेटा। डोमेस्टिक वाटर डिमांड में हॉस्पिटल कौन सा आ गया? हॉस्पिटल में घर है तुम्हारा? ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, इसमें हॉस्पिटल कहाँ से आ गया? हॉस्पिटल आएगा टोटल डिमांड के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया, सफिशिएंट जानकारी दे दी। The total water requirement of a city is generally assessed on the basis of, so total water requirement of a city, पूरी पानी की रिक्वायरमेंट किस पे असेस की जाती है? मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। अच्छा, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट डिमांड। कोइंसिडेंट डिमांड इज मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम आर्ली डिमांड एंड समेशन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इसकी जो भी वैल्यू मैक्सिमम आती है उसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कोइंसिडेंट डिमांड। तो आ गया मैक्सिमम आर्ली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा निकल के आए, सो ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, सो टेक्निकली टर्म्ड एज कोइंसिडेंट डिमांड। अच्छा, डिमांड को ड्राफ्ट भी बोला जाता है। डिमांड में ऑल्सो भी टर्म्ड एज व्हाट? ड्राफ्ट, एक ही बात है। सो इट इज वन एंड द सेम थिंग, सो इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज ड्राफ्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, पानी के सप्लाई में क्या इंक्लूडेड है? सो वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, अच्छा, तो वाटर सप्लाई कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर टू द कंज्यूमर, प्रोविजन ऑफ द हाइड्रेंट फॉर फायर फाइटिंग, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है वाटर सप्लाई के अंदर। कलेक्शन भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, फायर हाइड्रेंट भी प्रोवाइड करोगे, तो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो कॉमन है। फ्लशिंग सिस्टम में 35 होगा या 45 लीटर होगा? बहुत बढ़िया। अरे भाई पीछे जब रेंज बताइए आपको 135 से लेके 200 तक जाती है, तो वो चीज़ भी तो वेरिएबल है। जब पीछे ये डिस्कस किया कि रेंज है 135 से लेके 200 के बीच में, तो अगर 135 लोगे तो भैया फ्लशिंग में कम चला जाएगा, 30 लीटर पानी चला जाएगा। अगर 200 तक जाओगे तो बढ़ जाएगा, 45 लीटर भी हो जाएगा उसके अंदर। तो कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है, नहीं सर आपने 5 लीटर लिखा था तो ड्रिंकिंग के लिए 5 लीटर पानी लिखा है, अगर 5.5 लीटर पानी लिखा तो जेल हो जाएगी। 4.5 लीटर पानी कंज्यूम किया आपने पीने के लिए तो चालान कट जाएगा आपका, ऐसा थोड़ी ना यार। ये फिर से आ गया। टोटल वाटर डिमांड में भी टेकन है। अब देखो सवाल किसके ऊपर पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा है किसके ऊपर? टोटल वाटर डिमांड। पीछे क्या बताई थी आपने? डोमेस्टिक डिमांड बताई थी। ये क्या है? टोटल वाटर डिमांड है। किस रेंज में चलती है? 250 से लेके 350 के बीच में, 250 से लेके 350 लीटर पर कैपिटा पर डे।
So it comes out to be 270 liters per capita per day. अब कहीं पर 250 दे दे तो परेशान मत हो जाना, सर मैंने 250 पढ़ा था, तो रेंज है एक। कहीं पे अब सवाल में, किसी सवाल में 300 भी हो सकता है, किसी सवाल में 335 भी हो सकता है, किसी सवाल में 350 भी हो सकता है, सारी चीजें सही है। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्लियर है? चलो क्लियर है, अच्छी बात है। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाईज इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, ये भी पीछे आया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए डिजाइन होता है? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए डिजाइन होता है, और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट हमने डिस्कस करी हुई पीछे, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट सही है। देन ग्रेटर ऑफ बी, पीक आर्ली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, गलत हो गया ये। सो इट इज डिजाइंड फॉर व्हाट? नहीं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट सही है। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होती है हमारी, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होती है हमारी मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। डिजाइनिंग किसके लिए होती है? डिजाइनिंग तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी उसके लिए होगी ना। हाँ, ग्रेटर ऑफ बी एंड सी सही है, सही है दुर्गा शंकर, सो एब्सोल्युटली करेक्ट। सो डिजाइनिंग विल बी डन फॉर मैक्सिमम ऑफ दीज टू। सेम पीछे भी आया था ये प्रॉब्लम, तो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम निकल के आ गई। तो डिजाइनिंग हमारी किसके लिए हो जाती है? मैक्सिमम ऑफ दिस हो जाती है। इसमें से कोइंसिडेंट डिमांड क्या है हमारी? कोइंसिडेंट डिमांड है हमारी मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग 270। ये लव, लव बीच में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ट्रेवल इतना पीछे चल रहा है क्या ये? भाई 270 तो बहुत पीछे का आंसर था। क्या पूछा हुआ ये? पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड्स वर, ये कितना आ गया? एज पर सेंसस रिकॉर्ड 2,30,000, 2,10,000, तो मेरे हिसाब से ये 2 लाख होगी। बाकी भी 2 लाख है ना? हाँ 2 लाख। सो पॉपुलेशन है 2 लाख, 2,10,000 और 2,30,000 for a year 81, 91, 21. The population of the town as per geometric mean method. Now first point of reference, geometric mean method कोई मेथड नहीं होता पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। ज्योमेट्रिक मीन मेथड कोई मेथड नहीं है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का, तो ध्यान रखना है इस चीज का। सो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज द मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। चलो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ज्योमेट्रिक मीन मेथड तो हम क्या करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन मेथड में तो हम परसेंटेज आर निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन मेथड में तो हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज आर निकालते हैं। तो परसेंटेज आर कितनी होगी? परसेंटेज आर, उसके लिए मुझे रेट ऑफ इंक्रीज निकालनी पड़ेगी। जरा बताना रेट ऑफ इंक्रीज कितनी है? फॉर फर्स्ट डेकेड व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ? पहले डेकेड में रेट ऑफ ग्रोथ कितना है? 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख, 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, कितनी आ रही है वैल्यू परसेंटेज आर की? सो फर्स्ट परसेंटेज आर इज हाउ मच? 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, कितनी वैल्यू आई? 5%, 5%। नेक्स्ट 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख 1,000, सो 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख 10,000, कितनी आ रही है? नेक्स्ट कितनी है? 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख 10,000, हाउ मच परसेंटेज? ये कितना आ रहा है? दिस इज हाउ मच? 9.5%। तो आर कितना होगा? आर होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 9.5। कैलकुलेट करके बताना कितनी आ रही है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन मेथड से हमने परसेंटेज आर निकाली है। ज्योमेट्रिक मीन मेथड से हमने परसेंटेज आर कैलकुलेट किया। निकालो कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? 6.7, 6.89,
6.9 सबका अलग अलग आ रहा है, चलो 6.9 ले लिया। तो पॉपुलेशन निकालनी है हमें कब की? पॉपुलेशन निकालनी है हमें 2009 की, यानी कितने साल बाद निकालनी है? यानी कितने साल बाद निकालनी है? देखो ये जो परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ है ये आपको दे रखी है हर डेकेड की 10, दिस इज फॉर पर डेकेड। ये आपको कितने साल बाद निकालनी है? दिस इज टू बी कंप्यूटेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 2009 में निकालनी है, 8 साल बाद निकालनी है। और आर आपकी कैसे चल रही है? आर आपकी चल रही है डेकेड के अंदर, इसका मतलब 8 ईयर्स मतलब कितने डेकेड हो गए? 8 ईयर्स मतलब कितने डेकेड हो गए? 9 ईयर्स नहीं है बेटा, 8 साल हो गए ना। तो हम बोलेंगे पी एन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन। पी नॉट की वैल्यू कितनी है? पी नॉट की वैल्यू है हमारी 2,30,000 इंटू 1 प्लस 0.069 रेस टू द पावर 0.8। कैलकुलेट करके निकाल लो कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट कितनी वैल्यू आ रही है। चेक व्हाट इज द रिजल्ट कमिंग आउट। टू 426 एन वैल्यू ले तो रखिए बेटा, एन वैल्यू डाली तो ये सारा कुछ मेरे ख्याल से बोर्ड के ऊपर दिख रहा है सब कुछ साफ साफ। आ रहा है किसी का रिजल्ट? क्या बता रहा है ये? युविका बता रही है, नहीं अरविंद बता रहा है 242610। सो 242610 कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। सो नन ऑफ द अबव। 242610, हाँ सबका यही आ रहा है। सो नन ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग। ठीक है तारिक। क्लियर है? चलिए कंटिन्यू। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है? Which department looks after the execution and maintenance of the water supply and sanitary work? ये आपकी आती रहती है वैकेंसी इतनी सारी, ये एसएससी जेई में निकलती है। ये आपकी वैकेंसी तो एसएससी जेई में निकलती है। So which department looks after the execution and maintenance of the water supply and sanitary work? पीडब्ल्यूडी का रोल नहीं है तो कंस्ट्रक्शन का है, रोड बनाना, स्ट्रक्चर्स बनाना, जो भी इंपॉर्टेंस के स्ट्रक्चर होते हैं स्टेट इंपॉर्टेंस के। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, नन ऑफ दीज। तो पीएचई में आता है। सो पीएचई का काम क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ वाटर मेंटेनेंस एंड सैनिटरी वर्क। सही है। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आता है या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आता है ये, तो पीएचई डिपार्टमेंट बोलते हैं इसे। तो मेरे ख्याल से आपके एसएससी जेईई के अंदर भी यही है। सो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। On peak hourly demand, what is the maximum daily consumption for the city which have average daily consumption of 1 lakh meter cube? So on peak hourly demand, what is the maximum daily consumption for the city which have the average daily consumption? क्या पूछा है? On a peak hourly demand, what the maximum daily consumption of for the city
एवरेज डेली कंजप्शन दे रखी है और आपको पीक आर्ली डिमांड पे कंजप्शन पूछ रहा है, पीक आर्ली डिमांड पूछ रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फ्लक्चुएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पीक आर्ली डिमांड पे कंजप्शन पूछ रहा है, अगर आपको एवरेज वैल्यू दे रखी है तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड कितनी होती है, 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज। सो क्यू मैक्सिमम कितना होता है, 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज, तो 10⁵ कितनी है वैल्यू, 2,70,000। 1.5 इंटू 1.8, बिल्कुल सही बात है अंकित कुमार, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which type of drainage system will collect the rainwater? So which type of drainage system will collect the rainwater? Primary, secondary, tertiary। rainwater का collection, बारिश के पानी को कौन कलेक्ट करता है? ठीक है, तो मेन ड्रेन जो होती है वो प्राइमरी ड्रेन होती है, प्राइमरी ड्रेन आ जाएगी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी, टर्शरी नहीं आएगा। सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर, टर्शरी से। देखो बेटा, रियल टर्म्स में तो आंसर क्या होना चाहिए, तीनों ही होने चाहिए। रियल टर्म्स में तो आंसर तीनों ही होना चाहिए। क्यों? पानी कलेक्ट होगा टर्शरी ड्रेन के अंदर, टर्शरी मतलब लेटरल, लेटरल से आएगा, लेटरल बोल दो टर्शरी बोल दो, लेटरल से आता है ब्रांच के अंदर, ब्रांच बोल दो आप सेकेंडरी बोल दो, इसके बाद पानी आता है मेन ड्रेन के अंदर, तो मेन बोल दो प्राइमरी ड्रेन बोल दो। तो रेन वाटर को तो सभी मिलके कलेक्ट कर रहे हैं, ऑल दी ड्रेन्स आर कलेक्टिंग दी रेन वाटर। अब तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, पर फाइनली अल्टीमेटली अगर मैं सिर्फ लेटरल बोल दूंगा या टर्शरी बोल दूंगा, यानी सेकेंडरी गलत हो जाएगा। अगर सेकेंडरी बोल दूंगा तो इसका मतलब मेरा जो प्राइमरी है वो गलत हो गया, पर अगर मैंने प्राइमरी बोल दिया तो टर्शरी और सेकेंडरी तो उसके अंदर इंक्लूडेड हो गए। सो इफ आई से प्राइमरी ड्रेन, प्राइमरी ड्रेन में पानी कहाँ से आ रहा है, टर्शरी और सेकेंडरी से आ रहा है, इसका मतलब जैसे ही प्राइमरी बोला ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड हो गई है। तो सवाल का आंसर बताने के लिए मैंने ये बताया, पर तीनों ऑप्शन ही सही है, ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है? हाँ, पार्शियल कॉम्बिनेशन तो सबका ही होगा, तो पार्शियल कॉम्बिनेशन तो सबका ही होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following method is used to forecast the population of old and very large city? कौन सा मेथड यूज करते हैं? फिर से सवाल पूछना चाहिए कौन सा मेथड सूटेबल है, ये नहीं बोलना चाहिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, कुछ भी यूज कर लो, कोई मनाही थोड़ी ना है। सो विच ऑफ द मेथड इज सूटेबल टू बी यूज्ड, तो कौन सा मेथड सूटेबल है? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड सूटेबल फॉर वेरी ओल्ड सिटी, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड, दिस इज सूटेबल फॉर यंग सिटी। ग्राफिकल मेथड फॉर एनी सिटी। लॉजिस्टिक कर्व मेथड आल्सो फॉर एनी सिटी, तो किसी भी सिटी के लिए यूज कर सकते हो। अब देखो फिर से, अगर सवाल का आंसर चाहोगे, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तीनों ही सही है, पर स्पेसिफिकली पूछ रहा है और एसएससी जेई का लेवल पता ही है हमें, तो उसके हिसाब से मैं आंसर ए मार्क करके आऊंगा। तो अब ये मत बोलना सर सी और डी भी तो सही है, हाँ सही है, मैंने बताया है कि भैया सी और डी भी सही है, सी एंड डी इज ऑल्सो करेक्ट।
क्लियर है? लॉजिस्ट को हाँ बोलते हैं ऑटो कैटेलिटिक। एसएससी जेई के लिए आईक्यू लो करके देना है क्या? भाई अगर तुम्हारा आईक्यू हाई है तो एसएससी जेई का क्यों दे रहे हो? ईएससी का दो ना फिर। अब यहीं से आईक्यू पता चल जाता है फिर तुम्हारा, यहीं से आईक्यू पता चल जाता है। अगर तुम्हारा आईक्यू हाई है तो एसएससी जेई का क्यों दे रहे हो? फिर तो ईएससी का दो। इसका पेपर लो करके क्यों दे रहे हो आईक्यू? Which of the following represents the Arley variation factor? इसमें से कौन सा आर्ली वेरिएशन फैक्टर है? आर्ली वेरिएशन फैक्टर 1.5। सो आर्ली वेरिएशन फैक्टर 1.5 अभी पीछे बताया था, 1.5 इंटू 1.8 विच इज इक्वल टू 2.7। ये फ्लक्चुएशन है, ये आर्ली वेरिएशन फैक्टर है। दिस इज आर्ली वेरिएशन फैक्टर। ठीक है, सबको आता है ये तो। चलो दूसरे सवाल में आ गए, मतलब दूसरे चैप्टर में आ गए। Turbidity using blue cobalt plate is a turbid meter using blue cobalt plate is turbid meter using blue cobalt plate. So it is termed as what? जैक्सन टर्बिड मीटर। कौन है भाई ये जैक्सन टर्बिड मीटर वाले? ये देखो, दुर्गा शंकर, अनुपमा, विवेक कुमार। सही है बेटा, बहुत बढ़िया, गजब आंसर। अब जैक्सन टर्बिड मीटर बना दिया उसको। हाँ हाँ हाँ, वाह भाई वाह। बालिस टर्बिड मीटर में यूज होता है ब्लू कलर की कोबाल्ट प्लेट। ये जैक्सन टर्बिड मीटर में तो क्या होती है हमारे पास? कंटेनर होता है, इसमें हम पानी को फिल करते हैं, नीचे फ्लेम लगी हुई होती है, वाटर इज बीइंग एडेड इन दिस, वाटर का लेवल इंक्रीज किया जाता है, ऑब्जर्व करते हैं कहाँ पर फ्लेम दिखना बंद हो गई। वो है हमारी जैक्सन टर्बोमीटर। मतलब किताब खोली हुई है सामने, जो किताब में आंसर है चिपका दो। सही है। चले आगे। Potassium thiocyanate is used to color both water sample and standard solution for determination of what? पोटेशियम थायोसाइनाइड, इसको यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 नहीं भाई। देन मैग्नीज, पोटेशियम थायोसाइनाइड। ठीक है, सो इट इज यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ द आयरन। आयरन रिएक्ट कर जाती है पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ। इसको हमने कहाँ डिस्कस किया हुआ है? इन विच टॉपिक वी हैव डिस्कस दिस? या कैल्शियम कार्बोनेट तो प्रेसिपिटेट है तो वैसे ही इसको साइड में हटाओ। आयरन मैग्नीज की हम बात कर सकते हैं। आयरन रिएक्ट करता है पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम थायोसाइनाइड।
डोंट नो। बहुत बढ़िया, कोई नहीं, अब तो बता दिया ना। बेसिक नॉलेज से, हाँ बेसिक नॉलेज से बन जाता है क्वेश्चन तो भाई, बेसिक नॉलेज से ही बन जाता है क्वेश्चन। तो ये रिएक्शन होती है पोटेशियम थायोसाइनाइड की। तो आयरन रिएक्ट कर जाता है थायोसाइनाइड के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन है, फेरिक थायोसाइनाइड बना देता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक थायोसाइनाइड। दिस इज द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस। चलिए आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, एग्जैक्ट नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, एग्जैक्ट नोट्स में मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में कितनी परसेंटेज ऑफ क्लोरीन होती है? For 100% pure bleaching powder, freely available chlorination ability is how much? For 100% pure bleaching powder, freely available chlorination ability is how much? ये तो नोट्स का सवाल है सीधा। फ्रीली अवेलेबल क्लोरिनेशन एबिलिटी कितनी होती है? 40% होती है, और ये भी टाइम के साथ डिक्रीज करती जाती है 30%। मतलब यहीं से पता चल जाता है भाई, सब सारी किताबें खोल के रखी हुई हैं, नोट्स पढ़ने का कोई लेने देना नहीं है, कोई थ्योरी नहीं करनी, बस सवाल करने बैठ गया, आंसर बताने हैं। फॉर 100% प्योर ब्लीचिंग पाउडर फ्रीली अवेलेबल क्लोरिनेशन एबिलिटी इज 40%। कैलकुलेट करके दिखा रखा है भाइयों, जब सवाल कर रहे हो नोट्स तो पढ़ के आ जाया करो। ये है ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, OCl माइनस बनाता है, कैल्शियम बनाता है, क्लोराइड बनाता है। अगर हम 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर डालें, इफ आई ऐड 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर, 1 मोल हाइपोक्लोराइड आयन बनता है जो डिसइंफेक्शन करता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम क्लोरीन बोल रहे हैं। 1 मोल ब्लीचिंग पाउडर का वेट कितना है? 127 ग्राम होता है। इसके 1 मोल का वेट कितना है? 51.5 ग्राम होता है। तो अगर आपने 1 ग्राम डाला तो 51.5 डिवाइड बाय 127 इंटू 100, देखो कितने परसेंटेज आ रही है ये है फ्रीली अवेलेबल क्लोरिनेशन एबिलिटी। कैलकुलेट करके देख लो कितनी आ रही है। आंसर सी, आंसर सी, सब आंसर सी। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया आंसर सी कहाँ से निकाल लिया। एक से पूछो ना लॉजिक बता दे सी का, कोई लॉजिक नहीं होगा, आंसर सी। ये है फ्रीली अवेलेबल क्लोरिनेशन एबिलिटी, और ये भी टाइम के साथ कम होती जाती है। इट ऑल्सो गोज ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम। चले आगे, चलो फिर तो डी हो सकता है। अरे भाई डी हो सकता है, अंकित कुमार 40% है और ये टाइम के साथ कम हो रही है, मतलब 40 से कम होते होते ये 50 हो गई, फिर तो डी भी हो सकता है। तो 40 से कम होते होते ये 50 हो गई। ये ऋतिक दूसरा आया, सर हर बुक में 30 से 35 दिया, तो भाई मैंने भी तो 30 से 35 टिक कराया है, तो बताया ना कैलकुलेट करके कि ये 40% होती है और ये भी टाइम के साथ कम होती रहती है, तो 40 से कम होते होते 50 कैसे हो जाएगी? फिर से यही पता चल जाता है कितना दिमाग चलाते हो या कितना एप्टीट्यूड है।
सर हर किताब में तो ये दे रखा है, सी मार्क करेंगे या डी मार्क करेंगे। अरे भाई थोड़ा सा सोच लो तो लोग भाई हो, नाम तो मत खराब करो कम से कम। सर हर किताब में सर सी दिया है, हम सी मार्क करेंगे या डी मार्क करेंगे। यहाँ पर तो 40 आ रहा है, यहाँ 40 देख लिया लिखा हुआ। भाई पूरी कहानी भी तो सुन लो जो बताई है, 40% है, टाइम के साथ कम होती जाती है, इट रिड्यूसेस विद टाइम। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोराइड, परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है, कितनी होती है परमिसिबल लिमिट? परमिसिबल लिमिट कितनी है? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी है? 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो एक्सेप्टेबल 1 है, परमिसिबल 1.5 है। एक्सेप्टेबल इज 1, परमिसिबल इज 1.5। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इज 10 रेज पर माइनस 14। देखो सिंपल सा सवाल, परमिसिबल मतलब मैक्सिमम, हाँ इतना ही परमिटेड है, इससे ज्यादा परमिटेड नहीं है, द मैक्सिमम। द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ WHO, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ WHO 0.01 ppm, ppb 0.05 ppm, अगेन स्टैंडर्ड। परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है आर्सेनिक की। So it is 0.01 ppm, तो नेग्लिजिबल होती है 0.01 ppm पार्ट्स पर मिलियन। सो आंसर इज वे। मैक्सिमम और कॉज फॉर रिजेक्शन एक होता है और परमिसिबल इसमें, हाँ भाई सबका मतलब एक होता है, मैक्सिमम बोल दो, परमिसिबल बोल दो, कॉज फॉर रिजेक्शन बोल दो, सबका मतलब एक ही होता है। आर्सेनिक शुड बी जीरो, क्यों भाई का है जीरो? ये जीरो थोड़ी ना है, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई 0.01 जीरो थोड़ी ना होती है। 10,500 से भी यही है, 10,500 वो WHO की कॉपी किया हुआ है 10,500। अब तुम देख लो, तुम ही सेलेक्ट होके जाते हो। भैया BIS में कौन जाता है? आप लोगों में से जाते हैं कुछ लोग BIS में। BIS का भी अलग से पेपर होता है या गेट के थ्रू रिक्रूट होता है, आप में से जाते हैं सेलेक्ट होके। तुम जानते ही हो खुद को, एक बार शीशे में तो रोज देखते ही हो खुद को। तुम्हारे जैसे लोग ही हैं वहाँ पे, खुद का थोड़ी बनाते हैं। वही टापा हुआ है पूरा WHO को। जैसे आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली टाप के आंसर ही तो बता रहे हो, और क्या कर रहे हो? ऑन विच स्केल दी टर्बिडिटी इज मेजर्ड? टर्बिडिटी किस स्केल पे मेजर की जाती है? प्लैटिनम स्केल, कलर मेजर किया जाता है। सिलिका कोबाल्ट स्केल, सिलिका प्लैटिनम स्केल, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। बाकी सारे तो कलर के स्केल है। तो स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, और आज के टाइम पे कौन सी स्केल है हमारी? फॉर्माजीन स्केल। इन टुडेज टाइम वी आर यूजिंग व्हाट? फॉर्माजीन स्केल। फिर WHO आ गया।
अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज द परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर? परमिसिबल पूछ रहा है। ये देखो 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये आ गया वापस सारे 200 वाले। गजब प्राणी हो भाई, गजब प्राणी हो। बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है? 1000 होता है। परमिसिबल तो भाई 1000 होती है भाई, परमिसिबल तो 1000 होती है। एक्सेप्टेबल है 250, परमिसिबल है 1000। पर ये किसके हिसाब से है? RCC का बता दिया मैंने। अच्छा, RCC का बता दिया। ये 250। हाँ, एक्सेप्टेबल इज 250, परमिसिबल इज 1000। परमिसिबल हमारी 1000 है, पर वो किसके हिसाब से है? वो 10,500 के हिसाब से है। एक्सेप्टेबल है 250, परमिसिबल लिमिट है 1000। पर सवाल बोल रहा है WHO की गाइडलाइन के हिसाब से इट इज 200 to 300 मिलीग्राम्स पर लीटर, तो इसलिए आंसर सी है। तो 10,500 के अकॉर्डिंग नहीं पूछा है इसने, WHO के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है इसने। मतलब ये और पढ़ना पड़ जाएगा आपको, ये WHO भी भाई, जब हमारा कोड 10,500 है, काहे तो WHO का पूछ रहे हो? काम करवाना है इनसे JEE का, तो WHO का बता दो। नेक्स्ट। द इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म यूज्ड टू डिटरमाइन कंटेमिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, ये कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं हम? हमें चाहिए पैथोजन। पैथोजन मेजर नहीं करके किसको मेजर करते हैं हम? कॉलीफॉर्म्स को। So instead of measuring pathogens, we measure what? Coliforms. So coliform group of bacteria is being measured by us. इसको मेजर करना आसान होता है और सस्ता होता है, टाइम कम लगता है इनके मेजरमेंट के अंदर, इन कंपैरिजन टू व्हाट? पैथोजन। लिव लॉन्गर देन पैथोजन, हाँ, लिव लॉन्गर देन पैथोजन। चलो आगे बढ़ते हैं। लिव लॉन्गर देन पैथोजन, आगे बढ़ते हैं अब। इन ग्राउंड वाटर मडी or cloudy appearance of the clay or such other particles that present hindrance to the path of light is measured by। ये टर्बिडिटी आ गई है, तो टर्बिडिटी आ गई तो हम किससे मेजर करेंगे? जैक्सन टर्बिडोमीटर मेथड से मेजर करेंगे। सो मेजर्ड यूजिंग जैक्सन टर्बिडोमीटर मेथड। तो उसको जैक्सन टर्बिड मेजर से मेजर किया जाता है। वार्म ब्लड एनिमल्स के बॉडी में होता है कॉलीफॉर्म। हाँ, वार्म ब्लड एलिमेंट के होता है, तो वार्म ब्लड एनिमल्स के बॉडी के अंदर होती है कॉलीफॉर्म। तुम कैसे हो, वार्म ब्लड हो या क्लोड ब्लड हो? तुम कैसा हो? तुम वार्म ब्लड हो या क्लोड ब्लड हो? वार्म ब्लड, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेस्लेस ट्यूब का यूज बता दीजिए, कलर में यूज होता है, यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कलर। तो इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कलर। नेस्लेस ट्यूब यूज करते हैं कलर के मेजरमेंट के लिए, कलर मैचिंग टेक्निक में यूज होती है, कलर में यूज। ये रीजनिंग क्लासेस बहुत बढ़िया है। तुम्हारी क्लासेस चलती हैं क्या भाई, रीजनिंग क्लासेस बाय गुप्ता? टेम्परेरी हार्डनेस इन द वाटर इज कॉज्ड बाय, टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट, ये सब देती हैं परमानेंट हार्डनेस, ये देती हैं टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस इज गिवन बाय, नहीं तो ये क्या लगा रखा रीजनिंग क्लास बाय गुप्ता, यूजर नेम। सो आंसर इज ए। आप वर्ड्स में मत जाओ, इमोशन तो मैं समझ ही गया था भाई, वो तो सबको हंसा रहा था मैं। इमोशन तुम नहीं भी बोलते तब भी समझ जाता मैं। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव बाय बॉइलिंग, हाँ ये बहुत तेज बन रहा है ये रीजनिंग बाय गुप्ता। पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय, रीजनिंग क्लासेस बाय गुप्ता। फन विद शीतल नहीं आ रहा, पक गया वो भी अब, रोज आके कितनी बार आएगा। पैथोजेंस कैन बी किल्ड बाय नाइट्रिफिकेशन क्लोरीनेशन ऑक्सीडेशन, नन ऑफ दीज। पैथोजेंस भैया किससे मर सकते हैं, क्लोरीनेशन से, डिसइंफेक्शन का तरीका है। सो इट कैन बी। अब देखो ऐसे सवाल आते हैं, अब ऐसे सवालों में भी तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखना मत फिर क्लास में तुम। तो ऐसे सवालों में भी अगर तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है फिर देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोरीनेशन ठीक है, अंडर डिसइंफेक्शन। The amount of standard soap solution required to obtain, the amount of standard soap solution required to obtain permanent leather with the water of sample of known volume with the constant shaking determines the total hardness। अच्छा, कौन सा मेथड होता है ये? दिस मेथड इज टर्म्ड एज व्हाट? तीन तरीके होते हैं हार्डनेस निकालने के, क्लार्क्स प्रोसेस होता है, एक हेनर्स प्रोसेस होता है, और एक हमारा विलियम्स नहीं है, हमारी वर्सनेट प्रोसेस होती है, वर्सनेट मेथड होती है एक। सो वन ऑफ द मेथड इज वर्सनेट मेथड। ठीक है, वर्सनेट मेथड। तो ये बोल रहा है कि amount of standard soap solution required to obtain a permanent tether with a water sample of known volume with constant shaking to determine the total hardness। तो उसको कॉन्स्टेंटली शेक किया जाता है ताकि हार्डनेस निकल के आ जाए। अच्छा, कौन सी हार्डनेस निकल के आ जाए, विच टाइप ऑफ हार्डनेस, विच टाइप ऑफ हार्डनेस, परमानेंट ए टेम्परेरी बी, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेरी हार्डनेस निकालने के लिए। सो क्लार्क मेथड में तो क्या निकलती है हमारी, सो क्लार्क मेथड, सो हेनरी तो हमें निकाल के देता है टेम्परेरी हार्डनेस। सो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, टोटल हार्डनेस निकालनी है, टोटल हार्डनेस निकालनी है डॉटर क्लास मेथड से। तो आंसर इज ए, यहां से आपको मिलेगी टेम्परेरी हार्डनेस। देखो क्लार्क्स प्रोसेस में क्या होता है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन व्हाट, हाँ वर्सनेट भी यूज कर सकते हो। वर्सनेट होता क्या है, ईडीटीए सॉल्यूशन, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, वो वर्सनेट सॉल्यूशन होती है हमारी। तो क्लार्क प्रोसेस में क्या करते हैं, पहली बात तो ये मेथड यूज होता है टोटल हार्डनेस निकालने के लिए, और सवाल भी किसकी बात कर रहा है, परमानेंट लेदर की बात कर रहा है, और बात किसकी कर रहा है, टोटल हार्डनेस की। ये रहा टोटल हार्डनेस की, ये तो पहली बार देखा है, आपने भी नहीं पढ़ा है, देखो नोट्स में जाके चेक करो, नोट्स में जाके। तो उस मेथड में हम क्या निकालते हैं, टोटल हार्डनेस निकालते हैं। करते क्या है,
इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें हम मिलाते हैं सोप सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन, और उसमें परमानेंट लेदर बनता है या नहीं बनता ऑफ नोन वॉल्यूम विथ कॉन्स्टेंट शेकिंग, दैट इज बीइंग एनालाइज्ड। आज के टाइम पे यूज नहीं किया जाता, नॉट यूज इन टूडेज टाइम। आज के टाइम पे मेथड यूज नहीं होता है। मैंने तो इसके अलावा और भी बता रखे हैं। कहाँ मैंने बता रखे हैं नोट्स के अंदर? आपको नोट्स के अंदर मिलेगी फ्रेंच डिग्री, नोट्स में मिलेगी क्लार्क डिग्री। आपको तो ये दोनों भी बता रखा है, वन फ्रेंच डिग्री हार्डनेस कितनी होती है और वन क्लार्क डिग्री हार्डनेस कितनी होती है। मैंने तो ये भी डिस्कस किया हुआ है कि एक फ्रेंच डिग्री हार्डनेस कितनी होती है और एक क्लार्क डिग्री हार्डनेस कितनी होती है। अभी बात निकली तो बता दो, व्हाट इज वन फ्रेंच डिग्री हार्डनेस, वन क्लार्क डिग्री हार्डनेस? 14.5। ये देखो अंकित कुमार ने बता दिया। गायब है सब। 14.5 और क्लार्क डिग्री मेरे नोट्स 2019 वाले, हाँ 2019 में नहीं थे ये 2000, ये क्या हुआ, कोविड के बाद ही आए हैं दोनों मेथड। दोनों मेथड कोविड के बाद ही आए हैं, तो 2019 से पहले वाले नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको। वो 2020, 20, 21, 22 वाले नोट्स में ही है, तभी तो डेवलप हुए हैं मेथड। अभी वाला में तभी तो अभी कोविड में डेवलप हुए ना मेथड, ये दोनों के दोनों कोविड में डेवलप हुए, कोविड खत्म हो गया तो आउटडेटेड हो गए, तो आज के टाइम पे यूज ही नहीं करते ये। दस मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स में एड्रेस दो अपना, यहाँ पे टाइप करो, मैं डिलीवर करने आता हूँ घर घर। चलो, in a sedimentation tank, surface area is of more importance than capacity, depth is more important than surface area, capacity is more important than surface area, surface area, capacity and depth। sedimentation tank में क्या ज़्यादा important है? अच्छा, तो सवाल बोल रहा है सेडिमेंटेशन टैंक में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एफिशिएंसी सेडिमेंटेशन टैंक की किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? एफिशिएंसी ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स अपॉन व्हाट, बता भी रखा है। एफिशिएंसी डिपेंडेंट है सरफेस एरिया के ऊपर, एफिशिएंसी डिपेंडेंट होती है ओवरफ्लो रेट के ऊपर, और ओवरफ्लो रेट हमें क्या निकाल के देता है? सरफेस एरिया निकाल के देता है। तो सेडिमेंटेशन टैंक में सरफेस एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, सरफेस एरिया इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपेसिटी, डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन सरफेस एरिया, ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई। डेप्थ कहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी? कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सरफेस एरिया, नहीं भाई, सरफेस एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी से। सरफेस एरिया मोर, एफिशिएंसी इज मोर। मैं तो जयपुर से हूँ, आपके पास आप कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, हाँ बिल्कुल, मैं तो साइकिल पे आके दे जाऊँगा तुम्हें सुबह सुबह, अखबार डालने जाता हूँ, साथ में डाल दूंगा तुम्हारे भी नोट्स। चलो खत्म, एक फाइल 25 सवाल हो गया, आज सफिशिएंट है। बाकी कल करते हैं, ये बस हंसा लो इनको बस पूरे क्लास में। हो गया, चलें अब। चलिए, बाकी अब कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।
ये देखो, निखिल को टाइम पास करने आया। और कुछ बताइए सर। आपके जैसा ह्यूमर कैसे डेवलप करें? इसके लिए वो आता है, तेल आता है एक, वो लगाना पड़ेगा। चलो, थैंक यू एवरीवन।